हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला और बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में हम लोग आगे देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के टीआरई 1 का शिफ्ट 2 में जो भी प्रश्न हिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया है उसका एनालिसिस देख रहे हैं। और बिना समय को ज़ाया किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीआरई 1 के शिफ्ट 2 का पहला प्रश्न क्या था। यह है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में नहीं। ये तो टीआरई 1 का पहला क्वेश्चन है। मुझे जाना पड़ेगा स्लाइड नंबर 30 पर। शिफ्ट 2 यहाँ से स्टार्ट है। हमने एक ही पीडीएफ बना रखा है टीआरई 1 के 2 के और 3 के लिए क्लास 1 to 5 का। तो शिफ्ट 2 का हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं और उसमें बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी। न्यू इंडिया जो बताता चलूँ कि न्यू इंडिया एक समाचार पत्र है जिनका प्रकाशन और जिनसे संबंधित एनी बेसेंट थी। और एक बात और आपको जानकारी होगी, ये एनी बेसेंट ही पहली महिला अध्यक्ष थी किसी भी कांग्रेस अधिवेशन का। आपको बताना चाहिए किस अधिवेशन में और कौन सी ईस्वी था वहाँ जिसमें एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और दूसरी महिला थी सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। क्लियर? तो यह है एनी बेसेंट। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो बताता चलो, जो स्वदेश बांधव समिति का गठन बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के समय में 5 अगस्त 1905 को हुआ था। कब? 5 अगस्त 1900 डेट में स्टार्ट किया। 6 अगस्त 1905 को बंगाल में हुआ था। और इसके जो स्थापना में गठनकर्ता थे उनका नाम है अश्विनी कुमार दत्त। तो सही उत्तर होगा ए, अश्विनी कुमार दत्त। और इस समिति के गठन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो स्वदेशी मतलब देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर जोर देना। देश में जो भी वस्तुएं निर्मित हो रही है उसके यूज पर लोगों को प्रोत्साहित करना, जो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। और इसी दौरान उन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन शुरू किया था, वो है बरिशाल हितैषी। क्या है? याद रखिएगा, बरिशाल हितैषी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे। बहुत सारे लोग थे महात्मा गांधी के साथ जब चंपारण नील आंदोलन चल रहा था। चंपारण नील आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, जो विद्रोह था महात्मा गांधी का सर्वप्रथम था भारत में प्रयोग। ये इसके बाद जो है भारत में इनका नेम और फेम बहुत ही बढ़ गया था। तो इसमें नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी का आप नहीं सुनेंगे कहीं, तो मोर देन वन होगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके अलावे नरहरि पारिक के अलावे उनके साथ में थे, पूरा याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे? मजहरुल हक थे, मजहरुल हक, और थे मेघना देसाई थे। सब लिख के याद रखिएगा। नरहरि पारिक तो लिखा हुआ इसमें, मेघना देसाई, महादेव देसाई, एम देसाई मतलब महादेव देसाई, मेघना देसाई नहीं, वो राइटर अभी के। उसके बाद जे बी कृपलानी थे उनके साथ में। उसके बाद थे ब्रज किशोर प्रसाद। इसके अलावे अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसके अलावे थे राममोहन प्रसाद। उसके बाद एक और व्यक्ति थे, वो थे शंभूशरण वर्मा। मैं ये इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ कि अगर इन दोनों का नाम दे रखा है तो हो सकता है आगे इसमें से किसी और का नाम देकर पूछ दे, तो आपको ये सब नाम ध्यान में रहना चाहिए। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
तो सही उत्तर क्या होगा इसका? डी। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथको ने पटना एवं उनके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का बड़ा ही यह निर्दयी आदेश था, जिसमें मतलब 7 शहीद का नाम सुने हैं, 7 नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? झंडा फहराने पटना सचिवालय के पूर्वी फाटक के तरफ से वो लोग एंट्री किए थे और ये पटना सचिवालय पर झंडा फहराने का उन लोगों का टारगेट था, लेकिन बीच में ही लगभग 2:15 के आसपास वो लोग पूर्वी फाटक पर झंडा तो फहरा दिए। ये डेट है, वो दिन को याद रखिए, ये है 11 अगस्त 1942, है ना। उसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। उसमें शहीदों के नाम आपको याद रखना है, किसी भी शहीद का नाम पूछा जा सकता है। तो वो थे उमाकांत प्रसाद, ध्यान दीजिए, 1 नंबर में लिखते हैं उमाकांत प्रसाद। 2 नंबर में थे रामानंद सिंह, रामानंद सिंह थे पटना से ही। तीसरे व्यक्ति थे सतीश प्रसाद झा, उसके अलावा थे जगपति कुमार, चार हो गए। नया मैं पेज ले लेता हूं। 5 नंबर पे लिखिए देवीपद चौधरी, ये मुंगेर से थे। 6ठे व्यक्ति थे राजेंद्र सिंह, और 7वें व्यक्ति थे राम गोविंद सिंह। लास्टली लोगों से अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है, जो सबसे लास्ट में झंडा तो फहरा दिया गया, लेकिन वो झंडा फहराया किनके द्वारा गया था लास्ट में, ये प्रश्न बनता है। बाद बाकी ये 7 का नाम, ये 7 शहीद स्मारक जो बनाया गया था, इसका उद्घाटन किनके द्वारा कब किया गया, इन सब का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ें। हाँ, ये अगस्त क्रांति से संबंधित है। तो एक बात और आपको पूछा जा सकता है, जो बिहार में अगस्त क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। क्लियर? तो पिछले प्रश्न का अगर आंसर हम लोग देखें तो इसमें कहीं भी 11 अगस्त का चर्चा नहीं है, तो होगा ई ऑप्शन, नन ऑफ द एबव। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। अब बिहार, मैं बार बार बता रहा हूं, ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 डेट है जो आपको याद रखना। एक 1922 1922-23, जब पहली बार मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। किनके द्वारा? मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, उस समय में श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था और मोहम्मद जुबैर बने थे अध्यक्ष। उसके बाद मोहम्मद जुबैर के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद फिर एक डेट रखना है 1929 में, जब बिहार, ये है किसान सभा, सिंपली समझिए, ये है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, मतलब बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसका गठन नवंबर 1929, ये डेट लगाई यहाँ पर, नवंबर 1929 में किया गया था। ठीक है। और इसका जो संस्थापक थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। थोड़ी पेन मेरी अच्छी नहीं चल रही है इस पे, स्क्रीन पे। हाँ, सहजानंद सरस्वती। तो ये कब हुआ था? नवंबर 1929 में। क्लियर है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एक पूछा जाता है ऑल इंडिया किसान सभा, यानी अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसका जो है स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे, और
NG रंगा साउथ से आए हुए थे, उन्हें सेक्रेटरी यानी सचिव बनाया गया था। क्लियर है? तो ये तीनों डेट 22, 23, 29 और एक 1936 ये याद रखिए। और मान लीजिए कुछ लोग जो किसान सभा से संबंधित थे उनका नाम पूछा जाता है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए, अब लंबी दाढ़ी थे लोगों के तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण विद्रोह फैल गया, है ना। तो पूछा जा रहा है ये कौन सा विद्रोह था? तो ये विद्रोह था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के बारे में आपको पता होगा, जो 1822 से लगभग 1870 तक चला था। 70 से उसका दमन, वैसे तो 1863 से ही दमन इसका स्टार्ट हो गया था, 70 तक जाके लगभग पूरी तरह से दमन कर दिया गया था। तो यही आंदोलन है बहावी आंदोलन। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो कौन सा ऐसा था जो 3 अंग्रेजों को इसमें भी अवरुद्ध किया गया था? अब हो सकता है अगली बार उसका नाम पूछते। तो ये जो षड्यंत्र है वो है मेरठ षड्यंत्र। क्या है? मेरठ षड्यंत्र। ये षड्यंत्र क्या था, कब हुआ था, इसका याद रखिएगा। ये है मार्च 1929 की घटना, जब 31 श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी होती है। श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे और इन पर मेरठ में ही मुकदमा चलता है, मेरठ में ही मुकदमा चलाया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो नेता थे उनका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सही उत्तर तो है मेरठ षड्यंत्र। क्लियर? और इसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे उनका नाम है मुजफ्फर अहमद, SV घाटे, डॉक्टर G अधिकारी, PC जोशी, SS मिराजकर, शौकत उस्मानी, फिलिप स्ट्राट एंड बेन ब्रेडली। फिलिप स्ट्राट एंड बेन ब्रेडली। तो मैं 2 अंग्रेजों का नाम बता रहा हूं यहां पर। क्या क्या? फिलिप स्ट्राट और बेन ब्रेडली। और तीसरे का नाम आपको सोचना, क्योंकि पूछ रखा ना तीन अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर? तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या? महत्वपूर्ण है ये पूना पैक्ट। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन जिसको बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन 1, गोलमेज सम्मेलन 2, गोलमेज सम्मेलन 3। जैसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ऐसे प्रश्न जो है सो आपको तैयार करने हैं। और पूना पैक्ट किया है जब मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? 1932 में 16 अगस्त को। तो इस पंचायत की घोषणा से गांधी जी बहुत आहत हुए थे और उन्हें लगा कि इस पंचायत के बाद भारत में जो ये जातीयगत लोगों के बीच में जातिगत मतभेद है ये कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। ऐसे में धार्मिक उन्माद को और बढ़ा सकता है यह। और इसी को सोच के वो 20 सितंबर 1932 को घोषणा की कि हम इंडेफिनिट टाइम के लिए फास्ट पे जा रहे हैं, हड़ताल पे चले गए, भूख हड़ताल पे, बिना खाना पीना खाए अब बैठ गए। जब उनकी स्थिति क्रिटिकल होने लगी तब BR अम्बेडकर, MC राजा और मदन मोहन मालवीय तीनों लोग उनके पास पहुंचते हैं उन्हें मनाने के लिए। और इन तीनों के बीच में जो एक कॉम्प्रोमाइज होता है, बातचीत होती है, उसी का नाम है पूना पैक्ट। तो पूछा जा सकता है इनका नाम BR अम्बेडकर, इससे संबंधित लोगों का नाम भी पूछा जा सकता है। BR अम्बेडकर एक हो गया, दूसरा है MC राजा और तीसरे व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय। क्लियर?
इसके इन तीनों के बीच जो कंप्रोमाइज एक साइन होता है उसी का नाम है पूना पैक्ट। और यह पूना पैक्ट जो साइन हुआ था वो है, डेट है 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत के बाद जो सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड हुआ था घोषणा रमेश मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसके बाद का ये घटना है। और इसमें जो दो व्यक्ति, एक बी.आर. अम्बेडकर और एक मदन मोहन मालवीय है, इस पंचायत पर साइन किए थे। तो बी.आर. अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ में साइन किए थे और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की तरफ से थे और हिंदुओं के बिहाफ में साइन किए थे। इसी पैक्ट को कभी कभी या कहीं आपको प्रश्न में ऐसा मिल सकता है जिसमें यरवदा पैक्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। क्लियर है यहां तक? और इसी जो ये पूना पैक्ट का रिजल्ट था, इसी में क्या कहा गया, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट जो रिजर्व है उसको इंक्रीज कर दिया गया। 71 पहले रिजर्व रखा गया था, उसको इंक्रीज करके 147 कर दिया गया। क्लियर? फिर भी इस पे बात सहमति नहीं बनती है और आगे बहुत कुछ होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो क्या क्या होता है, पुणे पैक्ट का क्या असर पड़ा मुस्लिम लीग पर, हिंदू महासभा पर, इन सब चीज को जानना है। तो तत्काल इतना। तो सही उत्तर है क्या होगा इसका, रियासतों के संघ, साथ संघ का निर्माण नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो सही उत्तर है सी। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इससे संबंधित प्रश्न है। ये सबसे पहले अखिल भारतीय, तो अब इसमें भी मैं इससे पहले भी डिस्कस कराया हूं, तो उसमें भी ये प्रश्न है, रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। तो इसमें भी आपको जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन है इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, और उसको जब आप पूरी जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो कभी भी ये प्रश्न गलत। प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न जो आगे पूछा जा सकता है वह है क्या, जो आपको पूछा जा सकता है, जो बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, किनके द्वारा किया गया था, इनसे, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो इसका ये जो फॉर्म जो बना था, निर्माण हुआ था, ये इसका गठन जो किया गया था 1931 में। और कौन कौन थे इसमें, गंगा शरण सिन्हा, कौन कौन थे, गंगा शरण सिन्हा याद रखिएगा, साथ में थे राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, पूछा जा सकता है ये प्रश्न, पूछा ही नहीं, बहुत चांसेस है पूछे जाने के। उसके बाद है रामानंद मिश्रा और जे.पी. नारायण। जयप्रकाश नारायण और एक व्यक्ति थे रामानंद मिश्रा। रामानंद मिश्रा कब, ये 1931 की बात है, यहां पर हुआ है गठन। क्लियर? उसके बाद पूछा जाता है ये क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसमें और एक दो जानकारी मैं आपको दे दूं। आगे पूछा जाता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या पूछा जाता है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन औपचारिक रूप से 1934 में, कब, 1934 में औपचारिक रूप से किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कहां पे, अंजुमन इस्लामिया भवन है कहां पर, अशोक राजपथ में, साइंस कॉलेज से पहले उसी हॉल में, हॉल में ही गठन हुआ था अंजुमन इस्लामिया
हॉल में ही इनका गठन, कहाँ पे, ये पटना में, ध्यान रखिए पटना में ये है, अंजुमन इस्लामिया भवन पटना में। उसके बाद आचार्य नारायण देव जो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, आचार्य नारायण देव। क्लियर है। अन्य सदस्य थे योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीन मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास। उसके बाद थे यूसुफ मेहराली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय और योगेंद्र शुक्ला। ये सब नाम है जो इससे संबंधित है। क्लियर है। तो लगभग सोशलिस्ट पार्टी से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका कर पाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां पर हुआ था, पटना में। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। ये एक बुक है, कह रहा है कि इसका लेखक कौन है। तो ये तो याद रखने वाला है, फैक्ट है। तो काली किंकर दत्त। देख रहे हैं अमर सिंह, मतलब इस प्रश्न में हम देख रहे हैं जो कुंवर सिंह और अमर सिंह से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है। 8 प्रश्न में एक प्रश्न कुंवर सिंह अमर सिंह से है, कुछ ही ले रहा है। गांधी जी से एक प्रश्न, कहीं से भी बच नहीं पाएंगे आप। गांधी जी से संबंधित जितना आंदोलन है उसको करके रखें, गांधी जी का इतिहास करके रखें, एक प्रश्न वहां से है। 2 प्रश्न आप 2 पेज में लेके जा सकते हैं सही करके। क्लियर है। उनसे सब कुछ संबंधित कर लीजिए। एक आंदोलन से पूछ रहा है, 3 प्रश्न इसे ही दिख रहा है हमको। एक जो है सो बिहार के आंदोलन से संबंधित है, चौथा प्रश्न हो गया। मतलब घुमा फिरा के अगर देखें ना तो एकदम क्वेश्चन आप ट्रैक कर सकते हैं कहां कहां से क्या पूछा जा सकता है या क्या पूछा जा रहा है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, पिछले दिन जब मैं बता रहा था, मतलब ये प्रश्न मैं क्या बताऊं, सुभाष चंद्र बोस से भी एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है। आप भी देखेंगे ना पूरा एनालिसिस तो आपको पता चलेगा। त्रिपुरी कहां पे है, हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा 2 सेशन थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, लेकिन गांधी जी से कुछ फ्रिक्शन हो जाती है। जब पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं ना, तो गांधी जी कहते हैं जी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो ये सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते थे और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है और अपना गतिविधि इंडिया से बाहर शिफ्ट कर लेते हैं फॉरेन में। तो त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। जिसको किसको हराकर, तो पट्टाभी सीतारामैया को। क्लियर। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, बिल्कुल सही है। मूक नायक का प्रकाशन किनके द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था ये बात ध्यान रखिएगा, 1920 में। ये न्यूज पेपर था, ये 1920 में। अगला है उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा का अगर स्थापना किया था, बिल्कुल किया था। कब किया था, समय है 20 जुलाई 1924। अगला प्रश्न है, अगला है जो उनका 1956 में देहांत हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ ये प्रश्न आया है ना, तो उनका आप जन्म कब हुआ था वो भी याद रखें और देहांत कब हुआ था वो भी एग्जैक्ट डेट याद रखें। तो जन्म का तो सबको पता होगा, अम्बेडकर जयंती के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल कब हुआ था, 1891 में। और उनकी मृत्यु हो गई थी कब, 6 दिसंबर 1956 में। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगला है मैच करने के लिए, इसको मिलाना है। कह रहा है कि नील के पौधों लगाने, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, देखिए कह रहा है जो नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन कहां पर हुआ था, अहमदाबाद में, नहीं चंपारण में। यस, तो ए इसमें हो जाएगा हमारा। पेन ले लूं, पेन से इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आता है, जो जूम रहता है। तो जूम को मैं ये करूंगा, रिमूव तो बताऊंगा। इसके लिए क्या होगा, चंपारण खेतीहर सत्याग्रह कहां पे हुआ था, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहां हुआ था। ये तो असहयोग आंदोलन को बंद करने, अच्छा असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, किस आंदोलन के कारण गांधी जी क्षुब्ध होकर
असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, तो वो कौन सा था? चौरा चौरी कांड के कारण ही वो उसको बंद कर दिए थे। तो सही उत्तर होगा क्या होगा? हाँ, तो ये है नील के पौधे लगाने का जो आंदोलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा चंपारण में। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे क्या, जो मैच द फॉलोइंग, तो क्या है? पहला है ऑप्शन हमारा, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहाँ पर हुआ था? नीलहा का विद्रोह चंपारण में। उसके बाद है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेरा में। उसके बाद कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये जान रहे हैं, कपास के मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था जहां पर गांधी जी गए थे, ये हुआ था अहमदाबाद में। उसके बाद है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए एक आंदोलन। किस आंदोलन के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? ये चौरा चौरी कांड जो हुई थी, उसके कारण ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग जाते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका क्या क्या होगा? 2, 3, 1, 4, दैट इज ऑप्शन सी। सही है। चलिए, ये हो गया हमारा जो टीआरई 1 में 1 to 5 में जो भी प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री सेक्शन से शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 1 का एनालिसिस हमने कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं, और ये शिफ्ट 2 का है। आगे फिर हम लोग टीआरई 2 और टीआरई 3 का जितना भी इतिहास से प्रश्न पूछा गया है उसका एनालिसिस करेंगे। बाद बाकी जो भी प्रश्न साइंस सेक्शन से पूछा गया है, एप्टीट्यूड सेक्शन से पूछा गया है, ज्योग्राफी से पूछा गया है, उसका कंप्लीट एनालिसिस, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नों की क्या प्रवृत्ति रही है, उसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।